हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 का आखिरी पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्यपालिका। हमने राष्ट्रपति के बारे में देख लिया, प्रधानमंत्री के बारे में देख लिया, ठीक है, मंत्रिपरिषद के बारे में देख लिया, ठीक। और आज हम बात करेंगे नौकरशाह के बारे में, यानी कि अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी के बारे में। तो हम बात करेंगे आज पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी के बारे में, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये जो है ना, किसी बड़ी संस्था या फिर कह लीजिए सरकार के परिचालन के लिए निर्धारित की गई जो संरचनाएं होती हैं, नियम होती है ना, इनको समग्र रूप से हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही या अफसरशाही। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। जैसे आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, आईएएस, पीसीएस, ठीक है, आईएफएस, हाँ, और विदेश सेवा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो ये सारी सेवाएं जो हैं ये क्या है, ये अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लगा के इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे हम स्थायी कार्यपालिका यानी कि नौकरशाही के बारे में। सबसे पहले हम अगर इसका अर्थ समझने का प्रयास करें तो नौकरशाही का अर्थ क्या होता है अंग्रेजी में, ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी जो है फ्रांसीसी वर्ड ब्यूरो से शब्द से निकला है, ठीक है, यानी कि इसका अर्थ होता है मेज प्रशासन या फिर कह लीजिए कार्यालयों द्वारा प्रबंधन। आज देखिए, आज नौकरशाही एक बदनाम सा शब्द हो गया है और इसी कारण ना इसका प्रयोग जो है स्वेच्छाचारिता, कार्यालय की कार्यवाही हो गई, तानाशाही, इन सब के रूप में किया जाता है। लेकिन अगर नौकरशाही को पॉजिटिव वे में देखा जाए तो एक ये बहुत ही तगड़ा प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है और ये स्थायी शासन है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब अगर हम नौकरशाही की परिभाषा के बारे में बात करें तो देखिए, नौकरशाही जो है ना वो प्रशासन यानी कि प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें निष्पक्षता, मानवता, विशेषज्ञता, इन सब का अभाव होता है। यानी कि अगर टेक्निकली हम देखें तो ये जो है कुशल कर्मचारियों का एक व्यावसायिक वर्ग है जिसका संगठन जो है ना पद सोपान के अनुसार होता है, यानी कि वो जो है ना निष्पक्ष होकर बिना किसी का पक्ष लिए, ठीक है, राज्य का कार्य करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम नौकरशाही का विस्तृत अर्थ में समझने का प्रयास करें तो ये जो है एक ऐसी प्रणाली है ना जिसके द्वारा कर्मचारियों को विभिन्न वर्ग में, जैसे सेक्शन में, डिवीज़न में, ब्यूरो में, विभाग में बांटा जाता है। यानी कि सरकारी कर्मचारियों के संगठन की जो है ये एक ऐसी प्रणाली है जिस पर बाह्य शक्ति, बाह्य प्रभावशाली लोक नियंत्रण संभव नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आ रही है कि जो है मंत्रियों के निर्णय को कौन लागू करता है। अच्छा, ये भी देख लेते हैं। शासन के जो है कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। अभी हम डिटेल में आईएएस, आईएफएस इन सब के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और हर किसी का सपना होता है कि वो आईएएस बने और एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में ना अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरिक सेवा। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में ना कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने और उसे लागू करने में मंत्रियों की सहयोग करते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में देखिए, निर्वाचित प्रतिनिधि हो गए और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन जो होता है उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में देखिए कि विधायिका जो होती है ना प्रशासन को नियंत्रित करती है, ठीक है, और ये मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। अब देखिए, भारत में जो है एक दक्ष प्रशासनिक जो है मशीनरी मौजूद है, लेकिन ये मशीनरी जो है ना राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। नौकरशाही से भी ये जो है अपेक्षा की जाती है कि वह जो है राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। अब इसका अर्थ ये है कि नौकरशाही जो होती है ना वो नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। यानी कि जब भी किसी नीति पर विचार करेगी तो राजनीतिक, जैसे कि प्रत्येक पार्टियां हैं राजनीति में, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ठीक है, आम आदमी पार्टी हो गई, तो नौकरशाही जो है वो निष्पक्ष होकर जो है वो
जो है विचार करेगी। तो प्रजातंत्र में ये संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि प्रशासनिक मशीनरी की ये जिम्मेदारी होती है कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करे। ठीक है, अब देखिए आप देखिए आज के उसमें भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि IAS, IFS, प्रांतीय सेवाएं हो गई, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, ठीक है, स्थानीय सरकार के कर्मचारी, लोक उपक्रमों की तकनीकी और प्रबंधकीय अधिकारी, ये सारे लोग सम्मिलित हैं। अब हमारे संविधान निर्माता जो थे गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप में दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को अच्छी तरीके से जानते थे। वे सिविल सेवा और नौकरशाही के सदस्यों को ना बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पे, ठीक है, चयनित करना चाहते थे। तो इसलिए भारत सरकार के लिए सिविल सेवा, ध्यान रखेंगे, सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कारण किसको दिया जाता है? UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को सौंपा गया है। और ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए जाते हैं। UPPSC सुना ही होगा, ठीक है, MPPSC हो गया, MPSC हो गया, तो प्रत्येक राज्य के अलग अलग लोक सेवा आयोग हैं, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जांच के आधार पर ही निलंबित, ठीक है, या फिर अपदस्थ किया जा सकता है। तो दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जाती है, लेकिन संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही में जो है हिस्सा बनने का मौका मिले। अब इसी उद्देश्य से समाज में जो है संविधान में हमारे दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, और बाद में ना महिलाओं और अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया गया। और इन प्रावधानों से ये सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में जो है सभी समूह का प्रतिनिधित्व होगा, चाहे वो जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, महिला हो, ठीक है, प्रतिनिधित्व होगा। और जो सामाजिक असमानताएं हैं वो सिविल सेवा भर्ती के मार्ग में रोड़ा नहीं बनेंगी। आगे देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए जो है उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। और ये जो अधिकारी है ना प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ यानी कि सबसे ऊपर के नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। अब देखिए सिविल सेवा का वर्गीकरण भी किया गया है। अखिल भारतीय सेवा में क्या क्या आता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। केंद्रीय सेवाओं में कौन आता है? भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा। और प्रांतीय सेवाओं में क्या आते हैं? बिक्री कर अधिकारी। अच्छा, आपको शायद ये पता होगा कि एक जिले का जो जिलाधिकारी होता है ना, वो उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। क्या आप जानते हैं कि जिलाधिकारी जो है सामान्यतः IS रैंक का होता है अधिकारी, ठीक है, और वह जो है ना केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित होता है। और एक IS या फिर IPS की बात करें अधिकारी की, तो किसी एक राज्य के संबद्ध कर दिया जाता है उसे, जहां वो राज्य सरकार की देखरेख में काम करता है। लेकिन आप ये देखिए कि IS और IPS अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है ना कि केवल जो केंद्रीय सरकार ही है उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है वो कर सकती है। अब इसका अर्थ ये क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि राज्यों के प्रमुख जो हैं प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय सरकार की देखरेख और नियंत्रण में रहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो है नियुक्त IS और IPS अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि PCS की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है, जैसा कि हम आगे संघवाद वाले अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नौकरशाही की यह जो है विशेषता राज्यों के प्रशासन पर केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को मजबूत कर देती है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि नौकरशाही ऐसा माध्यम है ना जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी यानी कि लोगों के हित के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं, ठीक है, वो जनता तक पहुंचती हैं। पर नौकरशाही ना इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी जो है सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है भाई।
और यह लोगों का आम अनुभव है कि नौकरशाही जो है ना सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। लेकिन जब जो है लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है ना, तो तब जो है इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो दूसरी ओर जो है ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही जो है ना राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती है। यानी कि ज़्यादा हस्तक्षेप भी ना करें और हस्तक्षेप करना भी जरूरी है। ठीक है, हालांकि संविधान ने जो है भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई है, लेकिन अनेक लोगों का मानना यह है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्य के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं। और ये भी महसूस किया जाता है ना कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व जो है सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान ही नहीं है। पर ये जो है आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार जैसे कदम जो है नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जनता के लिए जो भी नीतियां बना रहे हैं, अगर आप उसका अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, तो हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिकार तो है ही, है ना, उसके तहत जो है हम सूचना मांग सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये नौकरशाही को उत्तरदायी और संवेदनशील बनाता है। तो निष्कर्ष क्या निकला इस चैप्टर से? देखिए, आधुनिक कार्यपालिका जो है सरकार की एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है और सभी प्रकार की सरकारों में सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा कार्यपालिका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। ठीक है, और इससे ना कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं की ये दूरदृष्टि ही थी। आप ये देखो कि हमारा भारत कब आज़ाद हुआ, 1947, और आज क्या है, 2021 चल रहा है। और देखिए कितनी अच्छी दूरदर्शिता थी उनकी, भाप गए थे कि आगे क्या होने वाला है और किस प्रकार एक दूसरे को नियंत्रण जो है करने के लिए उन्होंने संविधान में प्रोविज़न किया है। ठीक है, कि कार्यपालिका को विधायिका के नियमित नियंत्रण और देखरेख में रखा और इस प्रकार एक संसदीय कार्यपालिका का चयन किया गया। समय समय पर होने वाले चुनाव, व्यक्तियों के प्रयोग पर संवैधानिक अंकुशों और लोकतांत्रिक राजनीति में ये सुनिश्चित किया गया कि भारत में कार्यपालिका अनुत्तरदायी न होगी। अब आइए एक बार जल्दी से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें अभी देखी। देखिए, पहली चीज़, सरकार के प्रधान और उसके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, और सरकार के सभी नीतियों के लिए वे उत्तरदायी होते हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होता है ना, राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। जापान की संसदीय व्यवस्था में क्या है? जिसमें राजा जो है देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में, सारे देश का आप जान लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, तो इटली में संसदीय व्यवस्था है जिसमें क्या होता है? जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। रूस की बात करें तो वहाँ पे अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें जो है राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जर्मनी में भी एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र प्रधान और चांसलर जो होता है वो सरकार का प्रधान होता है। तो संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री जो होता है ना, वो सरकार का प्रधान होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये सब हम सब जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता द्वारा निर्वाचन नहीं होता, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। तो निर्वाचन जो है आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। प्रधानमंत्री को भी हमने देखा 74 में कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दें। और क्या हमने देखा? हमने जो है 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक पारित किया। ठीक है, संविधान के 91वें संशोधन में जो है जो कि कब हुआ? 2003 में, मैंने बताया था आपको। ठीक है, इसमें जो है मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थिति के अनुरूप जो है तय किया गया। और क्या हमने देखा? IAS, IPS यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी केंद्र द्वारा नियुक्ति होती है इनकी। ठीक है, और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर को ख़त्म करने की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है क्या? चारों ऑप्शन में से बताइए क्या होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, ऐसी कार्यपालिका
जो संसद के बहुमत के समर्थन पर डिपेंड हो, यानी कि निर्भर हो। अगला क्वेश्चन है कि जो है संवाद पढ़ें, आप किस तर्क से सहमत हैं और क्यों। अमित का जो है तर्क है, संविधान के प्रावधानों को देखने से लगता है कि राष्ट्रपति का काम सिर्फ ठप्पा मारना है। क्षमा कहती हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और इस कारण उसे प्रधानमंत्री को हटाने का भी अधिकार होना चाहिए। राजेश क्या कहते हैं, राजेश ये कहते हैं कि हमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं, चुनाव के बाद संसद बैठक बुलाकर एक नेता चुन सकती है जो प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो देखिए मैं जो है ना, मैं क्षमा की बात से सहमत हूँ, क्षमा की बात से मैं सहमत हूँ। क्षमा की बात से इसलिए सहमत हूँ क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है भाई, इसलिए उसे हटाने का अधिकार भी होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को औपचारिक रूप से नियुक्त करता है ना, तो संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुरूप प्रधानमंत्री अपना कार्य न करे, वह राष्ट्रपति, आप देखिए ज्ञानी जैल सिंह व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संबंध में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब सुमेलित करना है भारतीय विदेश सेवा। तो भारतीय विदेश सेवा, देखिए विदेश सेवा यानी कि सुमेलित करना है जो विदेश में सेवारत हो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थोड़ा सा छोटा कर दूँ इसे, तो का होगा भारत के लिए विदेशों में कार्यरत। ठीक है, प्रादेशिक लोक सेवा, तो इसका क्या होगा, जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती हो। ठीक है, ये वाला होगा। अखिल भारतीय सेवा, तो अखिल भारतीय सेवा क्या होता है, जिस प्रदेश में जाएं उसमें काम करती है और इसमें प्रतिनियुक्ति केंद्र में भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये होगा। केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती है जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और। आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन ये है कि उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार को जारी किया होगा। यह मंत्रालय प्रदेश की सरकार का है या केंद्र सरकार का और क्यों। पहला है, आधिकारिक तौर पर कहा गया कि सन 2004-05 में तमिलनाडु पाठ्य पुस्तक निगम कक्षा 7, 10 और 11 की नई पुस्तकें जारी करेगा। तो भाई बताइए, ये समाचार जो है तमिलनाडु सरकार के शिक्षा मंत्रालय का है। भाई शिक्षा से रिलेटेड है ना, तो शिक्षा मंत्रालय से है क्योंकि राज्य शिक्षा मंत्रालय ही जो है कक्षा 7, 10 और 11 शिक्षा के विषयों से संबंधित है। अगला है, भीड़ भरे तिरुवल्लुर चेन्नई खंड में लौह अयस्क निर्यातकों की सुविधा के लिए एक नई रेल लूप लाइन बिछाई जाएगी और नई लाइन लगभग 80 किलोमीटर की होगी और यह लाइन पुट्टूर से शुरू होगी और बंदरगाह के निकट अतिपट्टू तक जाएगी। तो ये समाचार जो है किसका है, भाई रेलवे की बात हो रही है तो रेलवे मंत्रालय के है। ठीक है, जो कि केंद्र का विषय है। किसका विषय है, केंद्र का विषय है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार के ये जो है अधीन है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, रमैयपेंट मंडल में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं की पुष्टि के लिए गठित 3 सदस्यीय उप विभागीय समिति ने पाया कि इस माह आत्महत्या करने वाले 2 किसान फसल के मारे जाने से आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। तो ये जो है कृषि से रिलेटेड है, तो यह जो सरकार कृषि मंत्रालय का है। ठीक है, जिसमें किसानों की आत्महत्या के कारणों के लिए समिति जो है रिपोर्ट के आधार पर किया गया है और ये विषय जो है प्रांत सरकार का है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति, भाई बताइए चलिए, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन घ, गठबंधन या फिर उस दल के नेता को चुनता है जिसने लोकसभा में बहुमत में समर्थन प्राप्त किया हो। आगे, अब भाई एक फिर से चर्चा हो रही है। देखिए, कौन सा कथन भारत पर सबसे ज़्यादा लागू होता है। आलोक क्या कहते हैं, ये देखिए, प्रधानमंत्री राजा के समान है, वह हमारे देश की हर बात का फैसला करता है। शेखर क्या कहते हैं, भाई प्रधानमंत्री सिर्फ बराबरी के सदस्यों में प्रथम है, उसे कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, सभी मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के अधिकार बराबर हैं। बॉबी क्या कहते हैं, ये भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री को दल के सदस्यों और सरकार को समर्थन देने वाले सदस्यों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो नीति निर्माण और मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री की बहुत ज़्यादा चलती है।
भाई बॉबी का कथन बिल्कुल सत्य है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखिए, प्रधानमंत्री की स्थिति को व्यक्त करता है, ठीक है, और प्रधानमंत्री निश्चित रूप से अत्यधिक शक्तियों वाला है, लेकिन उसके निर्णयों को ना राजनीतिक के जो है दल के सदस्य, सहयोगी दल और तत्कालीन परिस्थितियां भी प्रभावित करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है? आप क्या सोचते हैं, अपना उत्तर दीजिए। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद अगर मैं 74 की बात करूं तो उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों की सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की एक मंत्रिमंडल होगा जो उनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ ना, ये निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का सलाह जो है अनिवार्य रूप से, यानी कि कंपल्सरी है मानना, ठीक है। लेकिन अगर 44वें संविधान संशोधन की बात करूं तो ये जो है ये निश्चित करता है कि राष्ट्रपति जो है पहली बार मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि वो सलाह दोबारा आ जाती है ना तब वो मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है कि प्रशासनिक तंत्र के कामकाज में बहुत ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप है। सुझाव के तौर पर यह कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्त एजेंसियां बननी चाहिए जिससे मंत्रियों को जवाब न देना पड़े। क्या आप मानते हैं कि इससे प्रशासन ज़्यादा जनहितैषी होगा? बताइए। क्या आप मानते हैं कि इससे प्रशासन का कार्य कुशलता बढ़ेगी? क्या लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो? भाई उसका भी उत्तर देते हैं। अब देखिए, आप सभी को पता है जैसे कि हमारे यहाँ 2 प्रकार की कार्यपालिका हैं। एक राजनीतिक कार्यपालिका जो अस्थायी होते हैं, जिसमें कौन होते हैं, जिसमें मंत्री होते हैं, ठीक है, मंत्रियों के रूप में जनप्रतिनिधि। दूसरा होता है स्थायी कार्यपालिका जिसमें नौकरशाह यानी कि सरकारी कर्मचारी आते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के अनुभवी और विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। तो जो स्थायी नौकरशाही होते हैं ना, ये निश्चित राजनीतिक और प्रशासनिक वातावरण में कार्य करती है और जिसमें जो है ना क्षमताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। लेकिन संसदात्मक जो कार्यपालिका है, ये संभव नहीं है कि प्रशासनिक संस्थाएं पूरी तरीके से स्वायत्त हो, ठीक है, और उसमें राजनीतिक सलाह का कोई प्रभाव ना होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियुक्ति आधारित प्रशासन की जगह निर्वाचन आधारित प्रशासन होना चाहिए। इस पर 200 शब्द लिखिए। देखिए, आज भारत में आप सभी को पता है कि 2 प्रकार की कार्यपालिका है, एक चुनी हुई और एक जो है आप सभी को पता है दूसरी जो है निष्पक्ष, अराजनीतिक और निश्चित योग्यता के आधार पे। क्योंकि IAS कैसे बनते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, इसके बाद जाके जो है एक स्थायी कार्यपालिका बनती है, यानी कि IAS, IPS, IRS ये सब बनते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य जो है ना विधान पालिका और संसद या व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव जो है चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है और इनकी एक निश्चित राजनीतिक सोच होती है जिनके आधार पर ये चुनाव जीतते हैं और उसी आधार पर नीति निर्माण करके जो है उसे लागू करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे हिसाब से नियुक्ति आधारित प्रशासन की जगह निर्वाचित आधारित प्रशासन जो है होना चाहिए। तो यहीं ख़त्म होता है ये चैप्टर कार्यपालिका। और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं गाइस। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।